हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं स्टोरी बिंदा। लेसन पार्ट गद्य भाग फोर्थ स्टोरी है बिंदा, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने इसमें एक सौतेली माँ को जिसकी सौतेली माँ होती है, उस लड़की को क्या कष्ट होता है वह बताया है, और उन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है। तो यह एक रेखा चित्र है जिसे अतीत के चलचित्र, उनकी एक किताब है, अतीत के चलचित्र से लिया गया है। अब लेखिका यानी महादेवी वर्मा आज मतलब अभी जो है वो किनके सामने बैठी हैं, यानी वो प्रिंसिपल हैं या कॉलेज में, स्कूल में, तो एक कोई अपने बेटी का एडमिशन करवाने आए हैं। कोई पेरेंट्स अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आए हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टार्टिंग समझ आता है तो बाद में स्टोरी शुरू होती है। पर उन्हें आज बिंदा क्यों याद आ गई, लेखिका को आज बिंदा क्यों याद आई, तो वो पहले फर्स्ट 2 पैराग्राफ है। फिर लेखिका अतीत में चली जाती है और बिंदा को याद करती है। पर आज उसे बिंदा क्यों याद आई, तो आज जब वे अपने उनके सामने एक लड़की के पिता एडमिशन फॉर्म लेकर आए और लेखिका ने उनसे कहा कि उनको जो एडमिशन फॉर्म है ना, प्रवेश पत्र, वो वापस लौटाते हुए कहा आपने आयु ठीक नहीं भरी है, एज करेक्ट नहीं है, सही आयु भरना, नहीं तो आगे जाकर लड़की को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की जिसका वो एडमिशन करवाने आए हैं, उन्होंने 14 इयर्स फिल किया है, पर वो 14 वर्ष जैसी समझदार नहीं लग रही है और 9 वर्ष जैसी वो चंचल भी नहीं लग रही है। तो 14 वर्ष यानी 14 इयर्स में कैसा है, जवान होती है तो लड़कियों के चेहरे पर रौनक रहती है, तो उसके चेहरे पर वैसी कोई भी उत्साह उमंग नहीं है, और ना ही वह 9 वर्ष जैसी सरल और चंचल है। तो उसकी और लेखिका कहती है कि शायद मेरे मन में है ना जिज्ञासा भी हो गई होगी उसकी माँ के बारे में कि ये लड़की ऐसी क्यों लग रही है। तभी दूसरी ओर से कुंठित उत्तर मिला, यानी उसके पिता ने क्या कहा कि मेरी दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी है, यानी इसकी जो ये लड़की है इसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। तो आप तो जानती ही हैं। अब लेखिका मन में सोचती है कि हाँ हाँ जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मतलब जिसकी सौतेली माँ होती है उनकी हालत कैसी होती है। तो उनके वाक्य को अधसुना छोड़कर ही मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक, 2 युग बीत गए थे, 20 साल से ज़्यादा हो गए थे, धूल के नीचे दबे बिंदा या विंध्येश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। समझ आया कि मतलब लेखिका सोचती है, वो कहता है ना कि इसकी सौतेली माँ है और आप तो जानती ही हैं, तो उसका लेखिका किसके बारे में मन में सोचने लगी कि हाँ 2 युग पहले मतलब 20-25 वर्ष पहले की बात उन्हें याद आ गई और उन्हें बिंदा याद आ गई। बिंदा का पूरा नाम था विंध्येश्वरी। उस अतीत में खो गई और मन में सोचने लगी, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है कि मतलब अगर किसी की सौतेली माँ हो तो कैसी हालत होती है। यानी उस लड़की की भी ऐसी ही थी कि उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, जैसी रौनक रहनी चाहिए। तो अब लेखिका बिंदा के बारे में सोचने लगी। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है।
कि बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने अभी जीवन और मृत्यु का अंतर भी नहीं जाना था, मतलब मेरी समझ अभी इतनी नहीं थी संसार के बारे में। तब से वो मेरी सहेली थी। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा। अभी छोटे बच्चे होते हैं ना भाई, घर में पता चलता है नाना की डेथ हो गई, दादा की डेथ हो गई, तो वो क्या सोचती है, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि वो स्वर्ग गमन यानी ऊपर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। मैं तो सबको घर भर को क्या कहती थी कि जब मेरा कद भी थोड़ा बढ़ जाएगा, अलमारी तक हो जाएगा, तो मैं भी उनसे मिलने ऊपर जाऊंगी। और सब लोग हंसी में कह देते थे हाँ। तो कभी मैंने उनका अंतर नहीं जाना था, उस समझ नहीं थी, तब से बिंदा मेरी सहेली थी। तो लेखिका कहती हैं कि ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना तो मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मुझे संसार का अनुभव बहुत कम था। तो अब इसमें सिर्फ उदाहरण दिए हैं कि मैं देखती थी कि जो कुत्ते हैं वो अपने बच्चों, उनके पास कोई आता है ना तो वो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, जोर जोर से भौंकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था। फिर वो जो बिल्ली है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, चूहे जितने बच्चों को दांत में दबाए इतना सुरक्षित लेकर कहीं पर छुपा देती थी, वो मैं देखती थी। और फिर चिड़िया और कबूतर जो घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, तो उसमें वे चोंच डालते हैं ना घोंसले में, यानी उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं नेस्ट में, तो वो चोंच डालकर क्या देते हैं, उन्हें भोजन पहुंचाते हैं ना, इधर से उधर कीड़े मकोड़े ले जाकर उनको, तो वो देते हैं, वो मैं देखती थी। फिर गाय के बछड़े को कोई हाथ लगाए, बच्चे को बछड़ा कहते हैं उसको कोई हाथ लगाए तो गाय रंभा रंभा कर पूरा घर सर पे उठा लेती थी, वो मैं देखती आई थी। और एक भिखारिन जो मेरे द्वार पर खड़ी रहती थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वो क्या मांगती थी, खाना मांगती थी, रोटी किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, वो मैं देखती आई थी। तो मेरी समझ में तो यही था कि इन सब की जिम्मेदारी, यानी बच्चों की जिम्मेदारी पूरी भगवान ने किसको दे रखी है, माँ नाम के जीवधारी को। यानी संसार का पूरा काम जो चल रहा है वो कौन कर रही है, माँ, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे जानवर हैं या इंसान है। तो मेरी समझ में तो यही था कि माँ ही सारा काम करती है। तो मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने के लिए ही हो रहा है, बच्चों के लिए ही हो रहा है। और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो अब देखो, अब तो फिर वो सोचती है बिंदा की भी तो माँ थी, पर बिंदा की माँ तो एकदम अलग क्यों थी फिर। अब दीवार के इस तरफ बिंदा का घर था इधर, और वो जब ऊपर छत से देखती थी तो हमेशा उसे नीचे बिंदा काम करती हुई ही नजर आती थी। अब ये ऐसे स्टोरी है कि वो लेखिका सोचती है मैं इतनी छोटी थी, मेरे से कभी माँ बाप ने काम नहीं करवाया, उठती भी लेट थी क्योंकि ठंडी के दिन थे, मुझे उठाते भी लेट थे, फिर गर्म कपड़े पहनाते थे और गर्म दूध जबरदस्ती मना कर पिलाते थे। पर जो बिंदा है वो तो पास के घर से बिंदा की माँ की आवाज़ आती रहती थी और वो आवाज़ उच्च से उच्चतर होती जाती थी, यानी जोर तो थी उसकी आवाज़ और जोर होती जाती थी। तो मैं सोचती थी कि मतलब कैसा है, मतलब उसकी माँ ऐसी क्यों है। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है। कभी कभी मुझे लगता था कि गाय रंभा रही है क्या, पर जब उसकी शब्दावली समझ आती तो मैं तो आश्चर्यचकित हो जाती, क्योंकि वो क्या कहती रहती थी, उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, यानी आंखें, दीदे यानी आंखें, बैल की सी आंखें क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं।
ऐसे सब वाक्य वो बोलती रहती थी। तो लेखिका तो पूरी विस्मित हो जाती थी। मोहन का दूध कब गर्म होगा। मोहन कौन है? उस जो सौतेली माँ है उसका बेटा। तो उसका भी सारा काम बिंदा से ही वह करवाती थी। ये तो हुआ कि लेखिका क्या सुनती थी पास के घर से। अब जो वो लेखिका उसे क्या कहती थी, जो बिंदा की सौतेली माँ थी ना, उसे लेखिका क्या कहती थी? पंडिताइन चाची। अब पंडिताइन चाची के रूप रंग के बारे में बताया है। मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ पहले बता दिया क्योंकि तुम्हें पता चले कि स्टोरी क्या है। अब इससे पहले वाला पैराग्राफ अब बता रही हूँ कि पंडिताइन चाची दिखने में कैसी थी। और वो इतनी सुंदर सज धज के बाहर आंगन में चारपाई पर बैठी रहती थी कि लेखिका कहती है मुझे तो वो गुड़िया लगती थी। गुड़िया को कैसे सज धज कर बिठाए रखते हैं, वैसी लगती थी मुझे तो अब इसमें बताया है, देखो मैं पढ़ रही हूँ। पंडिताइन चाची जो थी उसे लेखिका बिंदा उसे नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे। गोरी थी, मोटी थी और रंगीन साड़ी यानी एकदम साड़ियाँ एकदम कलरफुल ऐसे पहनती थी। चारपाई पर बैठकर फूले गाल कैसे थे? फूले हुए। नाक चपटी थी और दोनों ओर नीले कांच के से बटन वाली आंखें, यानी आंखें कैसी थी? नीले रंग की, ब्लू रंग की आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। मोहन के सर में तेल लगाती रह रही, उसे दिखती थी आंगन में चारपाई पर बैठी हुई आराम से सज धज कर। आंखें कैसी थी? गोल गोल बटन जैसी नीले रंग की। नाक चपटी थी और गाल फूले हुए थे, मोटी थी, गोरी थी और रंगीन साड़ी पहने मोहन को तेल लगाते हुए दिखती रहती थी। उसकी विशेष कारीगरी से संवारी पाटियों के बीच लाल सेहाई सा सिंदूर, विशेष काम मतलब बहुत ऐसे आर्टिस्टिक तरीके से बीच में से पाटियों से यानी डिवाइड करके रखती थी बालों को, यानी जो बीच में मांग निकालते हैं उसमें सिंदूर भरा रहता था और आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, और आंखों में काजल लगाए रखती थी। चमकीले कर्णफूल, कानों में कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए जो पैरों की उंगलियों में पहनते हैं उनको बिछुए कहते हैं, जो रिंग होती है वो मुझे बहुत भाते थे। लेखिका जब देखती थी तो एकदम पूरा सज धज के बैठे थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे सब वो जो पहन के रखती थी, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। गुड़िया जैसी सज धज के, गुड़िया को हम पहनाते हैं सब, तो गुड़िया के अलंकार ऐसे लगता था कि गुड़िया की समानता दे देते थे। ये हुआ पंडिताइन चाची का रूप रंग। एक क्वेश्चन है तो ये फुल पैराग्राफ उसमें आएगा। सेकेंड पैराग्राफ जो मैंने पहले बता दिया कि उनका व्यवहार अलग था, वो कैसे आवाज़ करती रहती थी पंडिताइन चाची, तो इसमें एक संदर्भ है, उठती है या आऊँ बैल के से दीदी क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं। तो इसके आंसर पे क्या लिखोगे? पहले संदर्भ लिखोगे, कौन सी कहानी, कौन सी किताब से कौन सी कहानी ली गई है, इसकी लेखिका कौन है और यह वाक्य किसने किससे कहा। फिर लिखोगे स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखोगे कि सर्दी के दिनों में जब हमें धूप उगने पर उठाया जाता था, जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर, जूते मोजे ऊनी कपड़े यानी वुलन क्लॉथ्स पहनाए जाते थे और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। छोटे बच्चे जो मानते अपने आप तो पीते नहीं है, ऐसे दूध अगर किसी को पसंद नहीं है तो फिर मना कर उनको कुछ दिखाकर, लालच दिखाकर पिलाया जाता है। और तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था,
यदि उस गर्जन तर्जन की मुझे समझ ना होती, उसकी शब्दावली समझ ना आती, तो मुझे क्या लग रहा था कि ये गाय कोई रंभा रही है, आवाज़ कर रही है। पर जब मैं सुन लेती तो कुछ उलझन पैदा करने वाली थी और फिर वो ये बोलती थी जो वाक्य मैंने पहले बोले। तो ये ऐसे संदर्भ लिखना है। विशेषण में मैंने बताया है हर लेसन जहाँ लेखिका परिचय या लेखक परिचय रहता है, उसके लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट 2 पैराग्राफ होते हैं ना, एक लास्ट में लाइन लिखी रहती है, उसके ऊपर पैराग्राफ रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये स्टोरी क्यों ली गई है, यानी इससे हमें क्या संदेश मिलता है, वो लिखना है विशेषण में। अब इसमें क्या दिया है कि बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित व सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है। ये आपको लिखना है विशेषण में। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगी। थैंक यू।